जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज़ 9 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आंसर करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री एट पटना इन विच ईयर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस साल पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? आपको पता होगा कि पुर्तगालियों के बाद डचों का भारत में आगमन हुआ था। डच हॉलैंड या वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो डच हॉलैंड देश के निवासी थे या फिर नीदरलैंड देश के निवासी थे और पुर्तगालियों के बाद डचों का भारत में आगमन हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बहुत अच्छा सवाल है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। याद रखेंगे जो पुर्तगीज थे वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। तो याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगीज करता था। अगर आपसे पूछे कि पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, तो आपको पता होगा कि पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था। फर्स्ट पुर्तगाली जो भारत आया था, फर्स्ट पुर्तगाली जो भारत आया था तो वास्को डी गामा। तो अब आपको बताना है कि वास्को डी गामा जो है कब आए थे। पहला पुर्तगाली जो भारत आया था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ पे आए थे और कब आए थे आपको बताना है। तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। तो याद रखना है 1498 ईस्वी में भारत आए थे कौन? वास्को डी गामा। तो कालीकट लिख देते हैं, कालीकट बंदरगाह पर। तो याद रखना है, ठीक है, कि वास्को डी गामा भारत कब आए? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक थे, ठीक है, और वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, आपको याद रखना है। तो पहले पुर्तगाली कौन थे जो भारत आए थे? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 ईस्वी में। कहां पर आए थे? कालीकट में आए थे। अब आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर किसने स्वागत किया? कौन ऐसा हिंदू शासक था जिसने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो आपको याद रखना है जैमोरीन। ठीक है, याद रखिएगा कि वास्को डी गामा जब कालीकट बंदरगाह पहुंचे उस समय वहां के हिंदू शासक थे जैमोरीन, जिन्होंने इनका स्वागत किया था, यानी वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पूछता है ये सवाल, याद रखिएगा। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पे बनाई थी? आप बताएंगे। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां बनाई थी? पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहां थी? पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी थी? तो याद रखना है कि पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। तो याद रखना है कि पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, आप याद रखिएगा। आपको पता होगा कि पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? बताइए, पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? बहुत पूछता है। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखेंगे, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी
अल्मेडा। तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे, आप याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति चलाया था। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था या शांत जल की नीति चलाया था। तो याद रखना है कि पहले पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे, जिन्होंने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति चलाया था, ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा याद रखिएगा भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी आपको पता ही होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क से क्या सवाल पूछता है? इन्होंने क्या किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये दूसरे वायसराय थे, भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया था। तो पूछेगा ये सवाल कि ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किसने किया, ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी, इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किसने किया और बंद किसने किया, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किसने किया था और बंद किसने किया, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखना है बंद किसने किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी बंद किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, जबकि ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ठीक है। तो अल्मेडा नाम याद रखिएगा, अल्मेडा, ठीक है। तो याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा शुरू किया गया था और ब्लू वाटर पॉलिसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने समाप्त किया था, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आ गया कि कौन थे जो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। तो याद रखेंगे पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आपको याद रखना है, और ठीक है, तो इतना सवाल याद रखिए। चलिए अगला सवाल, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किन्होंने विभूषित किया? यानी राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किन्होंने विभूषित किया? तो अच्छा सवाल है, उम्मीद करेंगे आपको आंसर पता होगा। तो बताएं, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किन्होंने विभूषित किया? तो बिल्कुल सही आंसर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। तो आंसर क्या होगा? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। अब यहां से देखिए बहुत सारा सवाल बनेगा, राजा राम मोहन राय जी को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछता है ये सवाल, ठीक है। तो आपको याद रखना, भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? भारत में नव जागरण का अग्रदूत, याद रखिएगा भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो भारत में नव जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा गया है। पहला सवाल, भारत में, यहां लिख देते हैं अग्रदूत, भारत में नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो राजा राम मोहन राय को सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा गया है। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो याद रखना है सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा गया है राजा राम मोहन राय को। सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक किसे कहा गया है? तो याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय जी को सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक कहा गया है। अगर आपसे पूछेगा आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखना है कि आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है, ये सब सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आपको जो भी बता रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल है। नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को नव प्रभात का तारा कहा जाता है। समझ में आया? नव प्रभात का तारा राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय, भारत में नवजागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक राजा राम मोहन राय। इसके अलावा भारतीय पत्रकारिता का जनक किन्हें कहा गया है? राजा राम मोहन राय जी को। भारतीय पत्रकारिता का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किनको कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। समझ में आया? तो भारतीय पत्रकारिता का जनक राजा राम मोहन राय, भारत में नवजागरण का जनक राजा राम मोहन राय, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी ने
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी राजा राम मोहन राय ने? ठीक है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कहां पे? तो कलकत्ता में। याद रखना है 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो आपको पता होगा कि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्म की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। समझ में आ रहा है? इन सब सिद्धांतों को लेकर इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म के आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों के समर्थक थे। ठीक है, और इनसे जो सवाल बनेगा कि इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। तो 1815 में आत्मीय सभा, याद रखना है कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया। समझ में आया? तो ईयर पूछेगा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारी पत्रिका का संपादन किया था। मीरात उल अखबार पत्रिका आपसे पूछेगा कि मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किसने किया और किस भाषा में किया? तो आप बताएंगे मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किस भाषा में किया और किसने किया? तो याद रखना है कि मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय जी ने किया था। राजा राम मोहन राय जी को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो उन्होंने फारसी भाषा में मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा किस भाषा में राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किया था? तो याद रखना है कि फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, 1822 ईस्वी में। समझ में आया? तो 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार पत्रिका का प्रकाशन किया था। आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक पूछता है संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किसने किया? संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय ने किया था, और संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन बंगला भाषा में किया गया था। तो ये भी पूछेगा कि संवाद कौमुदी पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो बांग्ला भाषा में। समझ में आया? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका का संपादन किया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, और संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन जो किया गया था, इन्होंने क्यों किया था? तो याद रखना है कि सती प्रथा के विरोध के लिए इन्होंने संवाद कौमुदी पत्रिका का इस्तेमाल किया था। संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा का विरोध किया था। तो याद रखना है 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो हिंदू कॉलेज के संस्थापक भी हैं राजा राम मोहन राय। तो अगर आपसे पूछेगा हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है कि चंपारण सत्याग्रह से ठीक 100 साल पहले, यानी 1817 में, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1917 में। तो याद रखना हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की गई। समझ में आया? तो याद रखिएगा 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक बने राजा राम मोहन राय। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किस कॉलेज की? वेदांत कॉलेज। तो ये भी सवाल बहुत पूछा जाता है। तो 1825 में वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन बने? तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय। आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि से विभूषित किया था। और सती प्रथा पर रोक किस साल लगा था? तो आपको पता होगा कि 1829। सती प्रथा पर रोक कब लगा था? 1829 ईस्वी में। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी के अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था 1829 ईस्वी में। तो याद रखना है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। याद रखेंगे। और राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कब हुई थी और कहां हुआ था? आपको पता है? राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहां हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा। तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। इंपॉर्टेंट सवाल है,
पूछता है कि राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में। याद रखेंगे, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हुई थी 1833 ईस्वी में। तो 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना सवाल यहां से आप याद रखिएगा, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। तो राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। तो प्लीज आप सभी से आग्रह करते हैं कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित कथनों में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बहादुर शाह जफर के बारे में गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम जोक और असद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी, हसन अस्कारी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। और ऑप्शन नंबर डी, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। तो आंसर करना है कि बहादुर शाह जफर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखिए यहां पे क्या होगा। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि बहादुर शाह जफर बिना साम्राज्य का सम्राट था। ठीक है, अगला ऑप्शन, इब्राहिम जोक और असद उल्लाह खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी, हसन अस्करी उनके आध्यात्मिक निर्देशक थे, तो ये भी सही है कि बहादुर शाह जफर के आध्यात्मिक निर्देशक कौन थे, हसन अस्करी। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही है। लेकिन जबकि जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है, वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। यह स्टेटमेंट मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के बारे में गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। समझ में आया? तो ऊपर का 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी ऑप्शन नंबर डी गलत है। अब आपको पता रखना है क्या यहां से कि बहादुर शाह द्वितीय को ही बहादुर शाह जफर कहा जाता है, और बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल सम्राट, आपसे पूछेगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। ठीक है, इनको बहादुर शाह द्वितीय इनको कहा जाता है। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है वो जफर के उपनाम से शायरी लिखा करते थे, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। और आपको पता होगा 1857 की क्रांति होती है, उसमें अंग्रेजों ने इनको रंगून भेज दिया था। रंगून भेज दिया था और रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 ईस्वी में। तो याद रखेंगे अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? 1862 में। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में, याद रखिएगा। तो प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की? आंसर करेंगे, कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि अपनाई थी? तो आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। तो सही आंसर होगा, आंसर बताएं, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अजीजुद्दीन। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखना है अजीजुद्दीन। ठीक है, पूछा है कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो याद रखेंगे अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, समझ में आया? तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखना है अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब आलमगीर द्वितीय बहुत कम समय के लिए राजा रहते हैं, तो यहां से सवाल बहुत कम पूछता है। आलमगीर द्वितीय अपने छोटे से कार्यकाल में अपने वजीर इमाद उल मुल्क की कठपुतली बना रहा। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल यही बनेगा कि प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक, प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। ठीक है, तो याद रखना है प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था अजीउद्दीन, और अजीउद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। समझ में? इंपॉर्टेंट यही बस बनेगा कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने
आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो याद रखेंगे अजीजुद्दीन ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के दौरान आलमगीर द्वितीय दिल्ली का शासक था, आप याद रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध 1757 आपको याद होगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था पता है आपको? बक्सर का युद्ध 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा, किनके मरणोपरांत जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा? आंसर करेंगे जहांदार शाह किसके मरने के बाद या किसके हटने के बाद राजा बना? किनके बाद जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आंसर करेंगे जहांदार शाह सेट ऑन द थ्रोन आफ्टर द डेमाइस ऑफ। तो जहांदार शाह किनके डेमाइस होने के बाद, किनके मरने के बाद सिंहासन पर बैठते हैं? तो याद रखना है आंसर क्या होगा, बताइए। बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल अच्छा है, तो याद रखना है कि बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठते हैं, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अब बहादुर शाह प्रथम से इंपॉर्टेंट सवाल क्या क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम भी कहा गया है, तो याद रखना है बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा गया है, मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम, तो मुअज्जम किसे कहा गया है? तो बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम भी कहा गया है, समझ में आया? बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम कहा जाता है, याद रखना है कि बहादुर शाह प्रथम को मुअज्जम कहा जाता है। और बहादुर शाह प्रथम जो हैं वह एक योग्य और विद्वान व्यक्ति थे। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल हुए थे। और आपको पता होगा कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी मेल मिलाप के साथ रहे थे कौन? बहादुर शाह प्रथम। तो बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मेल मिलाप के साथ अपने संबंधों को अच्छा किया था, और उन्होंने सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब प्रदान किया था। तो ये सवाल जो है एग्जाम में बहुत पूछता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मुगल काल में 2 ऐसे सिख गुरु हुए थे जिनकी हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो यहां पे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि बहादुर शाह प्रथम से कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब किसने प्रदान किया? आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब किसने प्रदान किया? गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब किसने प्रदान किया? ऐसे सवाल पूछेगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने सिखों के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब प्रदान किया। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब प्रदान किया था, उनको अपना गुरु माना था और उनका बहुत ज्यादा ये सम्मान करते थे। ये सवाल पूछता है, ठीक है, समझ में आया? इसको आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद एक सिख नेता बंदा बहादुर के साथ इनका टेंशन हो जाता है, ठीक है, और बाद में उन्हीं से लड़ाई के दौरान ही बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। तो बहादुर शाह प्रथम गुरु गोविंद सिंह जी को उच्च मनसब प्रदान किए थे। और जहांदार शाह राज सिंहासन पर कब बैठा? तो बहादुर शाह प्रथम के बाद जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था, याद रखिएगा, ठीक है। अब एक सवाल और बनता है कि कौन सा ऐसा राजा है जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख, पता है आपको? लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो याद रखना है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, ठीक है। जहांदार शाह को क्या कहा गया है? लंपट मूर्ख कहा गया है। तो याद रखना है कि जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। तो लंपट मूर्ख राजा किसे कहा गया है? तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप सभी से आग्रह करते हैं, प्लीज क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर कर दीजिए। अगला सवाल, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार कौन थे? आंसर करेंगे पहले इतिहासकार कौन थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। The first historian who propounded the theory of Jagir crisis responsible for the decline of Mughal Empire was। मुगल साम्राज्य के पतन का जो जागीर संकट है, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया सबसे पहले?
तो आंसर आप कर सकते हैं, अगर पता है तो आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र। सतीश चंद्र जी के द्वारा पहली बार, मतलब पहले इतिहासकार सतीश चंद्र हैं, डॉक्टर सतीश चंद्र पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे, डॉक्टर सतीश चंद्र मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले पहले इतिहासकार थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? आंसर करेंगे, कौन सा ऐसा शासक है जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर क्या हो सकता है? अच्छा सवाल है, कौन सा ऐसा राजा है जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह। याद रखेंगे, याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि उर्दू को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया, तो याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, और यह मुगल वंश के राजा थे मोहम्मद शाह। याद रखेंगे। अब आपको एक सवाल का आंसर करना है कि नादिर शाह को आप जानते हैं, नादिर शाह का नाम आप लोग सुने होंगे। तो नादिर शाह को क्या कहा जाता है, और नादिर शाह जो है किस देश से भारत आया था, आक्रमण किया था, और नादिर शाह किसके समय में आक्रमण किया था? तो पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए कि नादिर शाह किस देश से आया था, नादिर शाह का उपनाम क्या है, और नादिर शाह किस राजा के समय में आक्रमण किया था? अच्छा सवाल है, तो आंसर करें अगर पता है तो। याद रखिएगा कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो पहले याद रखना है कि नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। पूछेगा ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा गया है नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेंगे। समझ में आया? ठीक है, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। अब आपसे पूछेगा कि नादिर शाह ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? याद है, नादिर शाह ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में, याद रखना है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ठीक है, समझ में आया? नादिर शाह ने आक्रमण किया था, नादिर शाह का आक्रमण। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। एक और पूछता है, कौन सा ऐसा शासक है जिसे रंगीला कहा गया है? तो याद रखना है, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। मोहम्मद शाह को क्या कहा गया है? रंगीला कहा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है। ठीक है, तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान का शासक या ईरान का नेपोलियन नादिर शाह जो है आक्रमण करता है। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा गया है, याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से भी आप सवाल बन सकता है। शाहजहां से बहुत सारा सवाल बनता है, जहांगीर से बहुत सारा सवाल बनता है ना, और औरंगजेब से भी बहुत सारा सवाल बनता है। तो आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, शाहजहां के पिता का नाम क्या था? आपको पता है तो बताइए, शाहजहां के पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर। जहांगीर जो थे शाहजहां के पिता थे। तो शाहजहां के पिता कौन थे? तो याद रखना है, शाहजहां के पिता थे जहांगीर। ठीक है, शाहजहां के पिता थे जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। अब जहांगीर से पहले सवाल देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में। आपको याद रखना है कि आपसे पूछेगा जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था। बहुत अच्छा सवाल है, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? पता है आपको? तो नूरजहां। याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में नूरजहां किन की पत्नी थी। पूछेगा नूरजहां किन की पत्नी थी, बहुत पूछता है ये सवाल। तो एकदम आराम से याद होगा, नाम के पहले जहां और नाम के लास्ट में जहां। समझ में आया? तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। याद रखेंगे, नूरजहां किन की पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा। फिर पूछता है मेहरुनिशा किसका नाम था? तो मेहरुनिशा किसका नाम था? तो नूरजहां का नाम था। समझ में आया?
तो नूरजहां को ही मेहरुनिसा कहा गया है। तो याद रखना है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, जिनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, और जहांगीर ने नूरमहल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, जहांगीर के टाइम को क्या कहा गया आपको पता है? जहांगीर के समय को क्या कहा गया है? तो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछेगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। समझ में आया? जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। ठीक है, और जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आए थे पता है आपको? बताइए, जहांगीर के शासनकाल में कौन अंग्रेज आया था? तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के समय में ही आया था पहला अंग्रेज। ठीक है, जहांगीर के समय में कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। तो अगर आपसे पूछेगा कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? कैप्टन हॉकिंस, तो कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, और कैप्टन हॉकिंस जो है पहला अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, तो और भी व्यक्ति आए थे जहांगीर के दरबार में, कैप्टन हॉकिंस आए थे। इसके अलावा टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच, ठीक है, ये सब जो है यूरोपीय यात्री है। ठीक है, यूरोपीय यात्री थे जो कि जहांगीर के समय में आए थे, और उसमें भी पहला अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था? तो याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस पहले अंग्रेज थे जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे। शाहजहां से सवाल क्या पूछता है? ताजमहल का निर्माण शाहजहां के समय में हुआ था। ठीक है, उस्ताद इंसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी, और ताजमहल का निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखेंगे। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? मयूर सिंहासन, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अब शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा गया है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण कला कहा गया है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसे कहा गया है? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया है। समझ में आया? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के समय को कहा गया है, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में बहुत सारे इमारतों या स्मारकों का निर्माण किया गया है, जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद। तो दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल में बना है। ठीक है, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां के समय में बना है, ताजमहल शाहजहां के समय बना है। ठीक है, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। और शाहजहां का पुत्र कौन था? शाहजहां का बेटा था औरंगजेब और दारा शिकोह। ठीक है, तो शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। याद रखना, औरंगजेब किसका बेटा था? तो औरंगजेब शाहजहां का बेटा था। ठीक है, समझ में आया? और ठीक है, इसके अलावा शाहजहां का एक और बेटा था दारा शिकोह। तो दारा शिकोह जो है सभी पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था, याद रखना है। ठीक है, तो औरंगजेब और दारा शिकोह किसका पुत्र था, जो एग्जाम में पूछेगा? तो याद रखना, औरंगजेब और दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, औरंगजेब के बारे में आपको पता ही होगा। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा गया है, आलमगीर कहा गया है। तो अगर आपसे पूछेगा जिंदा पीर किसे कहा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा गया है। आलमगीर किसे कहा जाता है? आलमगीर, तो आलमगीर भी औरंगजेब को कहा जाता है। तो आलमगीर और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, आपको याद रखना है। पुरंदर की संधि आपको पता होगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि। तो आपसे पूछेगा पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो आप आंसर करेंगे कि पुरंदर की संधि कब हुई थी और किनके बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि आपको पता होगा, डेट के साथ याद रखना है, 22 जून 1665। 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। कब? तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच में? तो याद रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की तरफ से कौन थे? जयसिंह राजा थे, उनके तरफ से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में हुआ था।
ठीक है, तो यही सवाल पूछता है एग्जाम में, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। जगह नहीं है तो आप लिखेंगे अच्छे से, ठीक है, कि पुरंदर की संधि किसके बीच में हुआ था, तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के बीच में हुआ था। राजा जयसिंह जो है औरंगजेब की तरफ से था, ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में कौन सा संधि हुआ था, तो पुरंदर की संधि हुआ था 22 जून 1665 ईस्वी को, ठीक है। और आपको पता होगा औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवा दी थी, तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की हत्या, याद रखना है, गुरु तेग बहादुर। कितने नंबर के गुरु थे तेग बहादुर जी, आपको पता है तो बताइए। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी, तो याद रखना है गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर कितने नंबर के गुरु थे, तो 9वें गुरु थे, याद रखना है 9th गुरु थे। तो सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दी गई थी, याद रहेगा। इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी गई थी, याद रखिएगा। और औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनाया गया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा, याद रखना है, ठीक है। और एक सवाल पूछता है सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब था, याद रखेंगे, ठीक है। तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए आप लोग, जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा था आपको बता दिए, ठीक है। तो किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़े शायर थे मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था ये आपको बताना है, ठीक है। तो आंसर करेंगे वेल नॉन उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वाज द नेटिव रेसिडेंट ऑफ, मिर्जा गालिब जो कि एक मशहूर उर्दू शायर थे, ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ था आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आगरा। तो याद रखेंगे मिर्जा गालिब जो कि एक मशहूर उर्दू शायर थे, उर्दू भाषा के शायर थे, और यह आगरा के निवासी थे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा था, याद रखेंगे। अगला सवाल, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, आंसर करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए कौन जाने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। तो याद रखेंगे, याद रखिएगा फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगर आपसे पूछेगा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो याद रखना है भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, याद रहेगा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल नीति, ठीक है, तो भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, याद रखेगा। और इन्होंने ही चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को नीला जल योजना भी कहा जाता है और इसी को शांत जल नीति भी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि शांत जल की नीति लिख दे तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा। तो शांत जल की नीति योजना किसके द्वारा चलाया गया, तो याद रखना है शांत जल की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी जो है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। बाकी आपको पता ही है कि डुप्ले के द्वारा सहायक संधि चलाया गया था। पूछता है सहायक संधि किसने चलाया था, तो डुप्ले ने सहायक संधि चलाया था। और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में। कौन सा युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो पूछेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था, तो 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के समय में। बंगाल में द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, याद रखना है बंगाल में द्वैत शासन का जनक, बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, ठीक है। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है,
ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रखिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव के समय में कुछ महत्वपूर्ण संधि हुआ था, जैसे पूछता है इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुई थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि किया था 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा, बंगाल में द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से आपको याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने तैयार किया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आंसर करेंगे, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? बहुत अच्छा सवाल है। हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए बंगाल की खाड़ी में किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो आप सभी जानते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, है ना। तो सही आंसर क्या होगा कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगालियों ने अड्डा के रूप में स्थापित किया था। मतलब हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का एक माध्यम बना लिया था पुर्तगालियों ने। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बताएं कि पहले पुर्तगाली कौन थे जो भारत आए थे, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह आए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे, तो यहां से सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है, देखेंगे भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। अगर आपसे पूछेगा भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था, पता है आपको? बताइए, भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय, भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो याद रखना है, भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क वायसराय। ठीक है, तो भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था, ये आपको याद रखना है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, क्योंकि यहां से सवाल आता है। तो भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपको याद रखना है। भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने एक माध्यम बनाया था, तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, अब यहां से देखिए बहुत सारा सवाल आपको बनेगा एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां पर स्थापित की, तो आप आंसर कीजिएगा, डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? डचों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? तो डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? तो याद रखना है, मसूलीपट्टनम में। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की। कहां पे? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। तो याद रखना, और कब किया? 1605 में। तो डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आंसर करेंगे, मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बहुत पूछता है ये सब सवाल, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ठीक है, तो याद रखना है, फर्स्ट अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, तो मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस कब पहुंचे थे और किसके समय में पहुंचे थे, ये भी सवाल पूछेगा। तो मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किनके दरबार में गए थे? तो याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में जाते हैं, 1609 ईस्वी में। ठीक है, 1609 ईस्वी में किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। समझ में आया? तो पूछेगा जहांगीर के दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। कब गया था? तो 1609 में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछता है, तो आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे थे। कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था, याद रखिएगा। ठीक है, और कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में पहुंचे थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज क्या था, का नाम क्या था, तो आंसर करेंगे, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम, भारत आने वाला
पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? याद है आपको? रेड ड्रैगन। याद रखना है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, नहीं पता है तो लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या है? रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अगर आपसे पूछेगा सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे, तो याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। आपसे पूछेगा कब आए थे, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब आए? जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब आए? तो आप आंसर करें, जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब आए? ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो कब आए थे? तो आपको याद रखना है 1615 ईस्वी में। ठीक है, 1615 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछता है। अच्छा, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, पता है आपको? वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। किसके किसके बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध, बता दीजिएगा। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत पूछता है कि वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, यानी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था वांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई थी। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो प्लीज आप सभी से आग्रह करते हैं, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था। आंसर करेंगे कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सा था? तो आंसर क्या होगा? हुगली, है ना? तो याद रखेंगे, हुगली में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में हुगली में पुर्तगालियों ने फैक्ट्री को स्थापित किया था। अगला सवाल, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। तो आंसर करेंगे, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? पढ़ा ही चुके हैं आपको हम, पता है तो बताइए। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कहाँ आए थे? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट आए थे, कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे, कालीकट बंदरगाह। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पहुंचे। तो याद रखना है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत किसने किया था? तो जैमोरिन ने किया था। तो याद रखना है कि वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत जैमोरिन ने किया था। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना है कि वास्को डिगामा 1498 में भारत आए और इनका स्वागत कालीकट बंदरगाह पर जैमोरिन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अल्बुकर्क के बारे में। आपसे पूछेगा कि भारत में, पूछता है एक सवाल कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पता है आपको? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो याद रखना है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना गया है। ठीक है, तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना गया है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा वायसराय बनकर भारत आते हैं। तो याद रखना है कि भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दूसरा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला था, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, हल्का सा डॉन अल्मोडा लिखा है, डॉन अल्मीडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय थे जिनको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ से एक और सवाल बनेगा क्या कि गोवा पर किसने कब्जा किया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गोवा पर कब्जा किसने किया था?
गोवा पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था? पूछेगा गोवा पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो अल्बुकर्क। समझ में आया? याद रखना है, गोवा पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली वायसराय कौन थे? अल्बुकर्क, आपको याद रखना है। और किसको हराया था? तो गोवा के शासक कौन थे, आपको पता है? गोवा छीन लिया था यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर के शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उन्हीं से गोवा छीन लिया था। तो याद रखना है कि बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। ठीक है, तो गोवा पर कब्जा किया था अल्बुकर्क ने। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से छीनकर, यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह को हराकर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछेगा कि गोवा पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो गोवा पर कब्जा करने वाले पुर्तगाली वायसराय थे अल्बुकर्क, और अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह को हराकर गोवा पर कब्जा किया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से क्या क्या सवाल बना अल्बुकर्क से कि गोवा पर कब्जा करने वाला पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क, किसको हराया? तो यूसुफ आदिल शाह को हराकर अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा किया। दूसरा सवाल, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। तीसरा सवाल, ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किसने किया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था, जबकि बंद किसने किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किया। समझ में आया? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू वाटर पॉलिसी चालू किया गया था अल्मेडा के द्वारा, बंद किसने किया? अल्बुकर्क ने किया, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जैमोरिन ने किया था, याद रखेंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहने से क्या होगा? आपको याद होगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो आपको समझ में कम आता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि आसान सवाल तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन जो टफ सवाल है उसको आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, उससे आपको क्या होगा? वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया? आंसर करेंगे, कौन सा ऐसा यूरोपीय समुदाय है जिसने भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो एकदम आसान है, आप सभी जानते हैं, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगीज। यानी पुर्तगालियों ने भारत के साथ सबसे पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। तो आंसर क्या होगा? पुर्तगालियों ने भारत के साथ पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। ठीक है, और पुर्तगालियों ने पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला था? तो याद रखेंगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। ठीक है, अगला सवाल, हु वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बता भी चुके हैं, अगर पता है तो आंसर करेंगे। हु वॉज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? याद रखेंगे, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किसने किया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद भी किया था इन्होंने ही। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किसने किया? समाप्त किसने किया? तो आपको याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था, जबकि अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। समझ में आया? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया गया, और ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद किसने किया? तो अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया, आपको याद रखना है। और अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, अगला सवाल, पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय भारत में कौन हुआ? आंसर करेंगे, हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया? भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था? तो भारत में पुर्तगीज उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था? तो अल्मीडा, है ना। तो अल्मीडा जो है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था, और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। अगर आपसे पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया? ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति किसने शुरू किया? तो याद रखना है, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति को शुरू किया था पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने। ठीक है, पूरा नाम याद रखने से कंफ्यूजन ही होता है, तो लास्ट वाला नाम ही याद रखना है, अल्मेडा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अल्मेडा जो है पहला पुर्तगाली वायसराय था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू किया था, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? आंसर करेंगे, वेयर डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया? भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग सबसे पहले कहाँ निर्मित किया था, आपको बताना है।
तो याद रखेंगे कोचीन। ठीक है, पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला व्यापारिक कोठी बनाया था और कोचीन में ही पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण किया था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। अगला सवाल, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? आंसर करेंगे, अमोंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पुर्तगीज वाज। ठीक है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना, इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन दोनों में अलग है। देखिए, इंग्लिश क्वेश्चन में लिखा है पुर्तगीज और हिंदी क्वेश्चन में लिखा है डचों ने। तो आपको आंसर क्या करना है, तो आप बताइएगा, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया है? ठीक है, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? पहले आप हिंदी वाला बताइए कि बंगाल में इनमें से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, तो याद रखना है चिंसुरा। चिंसुरा ने, सॉरी, बंगाल में डचों ने कहाँ पे कारखाना स्थापित किया था? तो याद रखना है कि डचों ने चिंसुरा में अपना कंपनी स्थापित किया था, कारखाना स्थापित किया था, ये बंगाल में है। तो अगर पूछता है बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो बंगाल में चिंसुरा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। ठीक है, और अगर पूछता है इंग्लिश वाला सवाल पुर्तगीज के बारे में, तो आपको पता है कि पुर्तगीज ने बंगाल के हुगली में अपना कंपनी स्थापित किया था। ठीक है, तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा आपको आंसर करना होगा। ठीक है, तो डचों ने बंगाल में कहाँ पर कारखाना स्थापित किया था? तो याद रखना है चिंसुरा में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, और पुर्तगीज के बाद भारत कौन आए थे? तो याद रखना है पुर्तगीज के बाद डचों का आगमन हुआ था। डच हॉलैंड, वर्तमान नीदरलैंड के निवासी थे, याद रखना है। और डचों का पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। डचों ने अपना पहला फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया था? मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, याद रखेंगे। ठीक है, और डचों ने अपने फैक्ट्री को बहुत जगह स्थापित किया था, जैसे आपका कोरोमंडल तट पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इन सब जगहों पर भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। भारत में डचों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्री पुलिकट, सूरत, कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, बड़ा नगर, ठीक है, इन सब जगहों पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? अगर पूछता है डचों ने बंगाल में कहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित की, तो याद रखेंगे कि बंगाल में डचों ने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित किया। समझ में आया? डच का पूछेगा तो चिंसुरा आंसर करेंगे, अगर पुर्तगीज का पूछेगा तो हुगली। ठीक है, समझ में आया? तो डचों ने बंगाल के चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित किया था। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अच्छा, आपको पता है बेदरा का युद्ध कब हुआ था? बेदरा का युद्ध, क्योंकि बेदरा के युद्ध के बाद डचों का जो है ना, यहाँ पे भारत में जो है ताकत जो है खत्म हो गया था, मतलब डच का पतन हो गया था। तो पूछेगा किस युद्ध के बाद डचों का पतन हो गया? तो बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध के बाद क्या होता है? डचों का पतन हो जाता है। तो बेदरा का युद्ध कब होता है और किसके साथ होता है? तो अंग्रेज के साथ ही हुआ होगा, है ना। तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध होता है। तो पूछेगा बेदरा का युद्ध कब हुआ? तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। तो डचों का पतन, पूछेगा डचों का पतन किस युद्ध के बाद हो गया? तो आपको याद रखना है कि बेदरा के युद्ध में डचों का पतन हो जाता है। भारत में डचों का पतन, समझ में आया? भारत में डचों का पतन किस युद्ध के फलस्वरूप हुआ? तो याद रखेंगे भारत में डचों का पतन बेदरा के युद्ध के फलस्वरूप हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? आंसर करेंगे, डच लोगों के द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? ठीक है, विच पोर्ट वाज यूज्ड बाय द डचेस टू ट्रेड इन इंडिया? डच लोगों के द्वारा भारत में किन किन जगहों पर बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो ये भी आपको बता ही चुके हैं कि डच लोगों ने बहुत जगह पर सारे बंदरगाहों का उपयोग किया था, जैसे कि कारिकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, पुलिकट, सूरत, बालासोर, नागापट्टनम, कोचीन। ठीक है, और भी बहुत जगहों पर इन्होंने अपने बंदरगाह को स्थापित किया था। तो पुलिकट में डचों ने बंदरगाह स्थापित किया था, मसूलीपट्टनम में भी किया था, नागापट्टनम में भी किया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखना है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए पुलिकट, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम, ठीक है, बालासोर, सूरत, पुलिकट, कारिकल, चिंसुरा,
नागापट्टनम, कोचीन, इन सब जगहों पर बंदरगाह के रूप में उपयोग में लाया गया था। यानी इन सब बंदरगाहों का उपयोग किसने किया था? तो डच लोगों द्वारा पुलिकट, मसूलीपट्टनम और नागापट्टनम बंदरगाह का उपयोग व्यापार के रूप में किया गया था। ठीक है, समझ में आया? ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हीं तीनों को आप पहले याद रखिएगा। बाकी तो बहुत सारा है लेकिन इंपॉर्टेंट यही तीनों है। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम और पुलिकट बंदरगाह का उपयोग डच के द्वारा किया गया था व्यापार पर्पस के लिए। ठीक है, तो क्लास को प्लीज एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? आंसर करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच इस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? कौन कौन सा स्थान है जहां पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ऑप्शन नंबर ए, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम। बिल्कुल सही है, तीनों जगह पे डचों ने अपना व्यापारिक कंपनी स्थापित किया था, व्यापारिक अड्डा स्थापित किया था। दूसरा सूरत, भरूच, आगरा, ये भी सही है। और तीसरा कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो ये सारा नाम आपको देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, सारे जगह पर, इन सारे जगहों पर नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सब जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है कि डचों ने इन सब जगहों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। ठीक है, तो क्लास को प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को सपोर्ट क्या करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य क्या करें। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह करेंगे कि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट क्या करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA। धन्यवाद।